इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग टूटन खामून का खजाने से भरा टोम डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा ये टोम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर बेशुमार खजाना और किंग टूटन खामून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टूम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वेट 1,03,000 तोले सोने के बराबर था। अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1200 किलोग्राम सोने के बराबर निकलता है। वैसे तो इस टॉम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो आज की डेट में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपए के बराबर है। ये टॉम जब डिस्कवर हुआ तब आर्कोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न टाइम में भी इतना ज्यादा गोल्ड पहाड़ों में ढूंढना और फिर उसको निकालने में आज के टाइम में भी माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं। फिर आखिर 3000 साल पहले जब उनके पास ना तो कोई एडवांस मशीन्स थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, फिर उन लोगों ने ये सोना आखिर कैसे निकाला होगा। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल राज को जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने यहाँ से मिलने वाले गोल्ड को कई सालों तक अच्छे से स्टडी किया और फिर उसकी कंपोजिशन अलग अलग जगह से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार थॉमस और उनकी टीम को ये पता लग गया था कि टूटन खामून की टूम से मिलने वाला गोल्ड भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां से एशिएंट माइनर इतना ज्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई नॉर्मल टास्क नहीं था। किंग्स वैली में हजारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि सोना इनमें से किस पहाड़ से निकाला जाता था ये काफी ज्यादा मुश्किल था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद थे जिनके अंदर सोना पाया जाता है। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटन खामून की टॉम से मिलने वाला सोना भी इस डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई निशान जरूर मिलेंगे। ये डेजर्ट 1,03,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इन्हीं पहाड़ों से निकाला गया होगा तो उसमें काफी ज्यादा माइनर्स ने काम किया होगा। थॉमस और उनका दोस्त अब इसी टास्क में और अंदर जाते गए और इस बंजर रेगिस्तान में कई घंटों तक सफर करने के बाद उनको एक पहाड़ के नीचे एक अजीब सी चीज देखने को मिली। और जब वो लोग इसके पास गए तो पता लगा कि ये उस समय का एक कुआं था जिसमें से वो लोग पानी पिया करते थे, पर आज ये पूरी तरह से सूख चुका था। लेकिन कुएं के अलावा वहाँ कुछ और भी था जिसे देखकर थॉमस और उसका दोस्त हैरान रह गए। उनको कुएं के पास में ही एक पुराना रूम दिखाई दिया जिसके अंदर इस तरह की पेंटिंग्स बनाई थी कि जब उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखा गया तो इनमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया उसका दोस्त जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपे हैं जिसकी तलाश उन दोनों को है। पेंटिंग में ये दिखाया जा रहा था कि रेगिस्तान में बना ये कुआं और रेस्ट रूम इस शहर का सबसे पहला स्टॉप है जहां पर एशिएंट गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुकते थे। एशिएंट इंजीनियर्स ने गोल्ड माइंस तक जाने के लिए कुएं और रेस्ट रूम का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के हिसाब से हर रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे रेस्ट एरिया तक पहुंचने के लिए उस समय माइनर्स को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका दोस्त बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी पता लग गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था और अब वो मंजिल बहुत करीब दिख रही थी। इसी वजह से उन्होंने शहर की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर शहर में एक के बाद एक रेस्ट एरिया आते गए, लेकिन उनको गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिन के ट्रेवल के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये कोई नॉर्मल बात ही थी, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस जगह पर पत्थरों से बने कई ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर उसमें से गोल्ड को अलग किया जाता था। और जब इस जगह और डीप रिसर्च की गई तो यहाँ पर पत्थरों से बने कई टूल्स जमीन पर पड़े दिखाई दिए। क्योंकि थॉमस को एशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इसी वजह से उसका ये मानना था कि एशिएंट माइनर इन्हीं पहाड़ों को खोद खोद कर इनमें टनल्स बना लेते थे।
और इन टनल्स में खास पत्थरों को ढूंढकर माइनिंग कैंप तक लाया जाता था। माइनिंग कैंप में मौजूद दूसरे माइनर्स की टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से गोल्ड निकालती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेज दिया जाता था। थॉमस को एक एसेंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको यहाँ दिखाई नहीं दिया। थॉमस का मानना था कि शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमजोर हो गए थे और अर्थक्वेक की वजह से वो कोलैप्स हो गए होंगे। पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि थॉमस के द्वारा बताई गई ये थ्योरी काफी मुश्किल है, क्योंकि एक अंदाजे के हिसाब से उस टाइम अगर 100 लोग गोल्ड निकालने का काम करते होंगे और वो भी पूरे हफ्ते तक, तब जाके वो लोग 1 स्पून गोल्ड निकाल पाते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किंग टूटनखामुन की टॉम्ब से मिलने वाला गोल्ड निकालने में हजारों एसेंट माइनर्स एक साथ काम करते होंगे, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्यादा सोना निकालने में कई साल लग गए होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे टुकड़ों में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उस गोल्ड को अलग अलग शेप्स एंड साइज में ट्रांसफॉर्म कर देती थी। जैसे टूटनखामुन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टैचू, ज्वेलरीज, चेयर और गोल्ड कार्टेन भी शामिल थी। 1922 में जब हार्वर्ड कार्टर ने ये टॉम्ब डिस्कवर किया था, तब उसमें 500 अलग अलग तरह की चीजें मौजूद थी। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।